हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरे भाई छद्म या आभासी या बदमाश कोटि की अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, छद्म या आभासी या बदमाश कोटि की अभिक्रिया। बदमाश दोस्तों जो मेरे द्वारा नाम बनाया गया है, ठीक है। इस अभिक्रिया का नाम है छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया। एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा। बदमाश जो आपको दिख रहा है मेरे द्वारा बनाया गया नाम है। अब आप दोस्तों ये बताओ कि बदमाश कौन होता है। बदमाश दोस्तों आप जानते ही हो, वो व्यक्ति होता है जो मुंह पर कुछ और बोलता है और पीठ पाछे कुछ और। समझ रहे हो ना, जो मुंह पर सामने तो कुछ और बोलेगा और सामने से जैसे ही अलग हुआ तो फिर और कुछ बोलने लगेगा। मतलब जिसको हम दोगलावी बोल सकते हैं, दो प्रकार की बातें करता है। जो सामने कुछ और बोल दिया, ठीक है, और फिर दूसरे से कुछ और बोल दिया, ठीक है, तो वो बदमाश व्यक्ति होता है जो दो प्रकार का व्यवहार करता है। तो छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहले तो छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी आणविकता, जिसकी क्या सर, आणविकता। आणविकता आप जानते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता। मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। वह अभिक्रिया की कोटि, क्या, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि उन अणु, परमाणु, आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। किनके, जिनके सांद्रण में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की कोटि होगी। जैसे मान के चलो एक कोई अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक अभिक्रिया, एक सेकंड, जैसे मान लेते हैं ये NH3, ठीक है, और यहाँ पर ये बन रहा है N2 और यहाँ पर ये बन रहा है H2, ठीक है। यहाँ पर NH3 जो है अमोनिया गैस है, N2 है ये भी गैस है, और H2 है ये भी क्या है, गैस। आप बोलो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जब सांद्रण में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, जो है ना, अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। आप इस अभिक्रिया को देखो, क्या इस अभिक्रिया में सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि पहले भी गैस है और बाद में भी गैस है। पहले गैस बाद में गैस, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हाँ, यदि ऐसा होता कि ये पहले गैस होता और बाद में क्या हो जाता, ये लिक्विड हो जाता, द्रव हो जाता, तो गैस सांद्रता में परिवर्तन होता। बट पहले भी गैस है ये और अब भी गैस है, मतलब इसकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं है, मतलब कोटि क्या आएगी, शून्य आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोटि क्या होती है, सांद्रण में परिवर्तन। सांद्रण में परिवर्तन अभिकारकों के होगा तो कोटि होगी, नहीं तो कोटि नहीं होगी। बट आणविकता वो होगी जो भाग ले रहे होंगे। तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहा है, तो आणविकता कितनी हो जाएगी, एक। बट कोटि सांद्रण में परिवर्तन होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों अलग अलग होती हैं, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे मान के चलो ये लिखा है N2, क्या लिखा है N2, और ये लिखा है H2। तो यहाँ से आपका ये बन चुका है NH3। आपको पता है N2 गैस है, H2 गैस है और NH3 भी क्या है, गैस। तो बोलो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा। सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि ये पहले भी गैस है और बाद में भी गैस है। सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब इसकी जो कोटि निकल के आएगी वो कोटि कितनी निकल के आएगी, कोटि निकल के आएगी शून्य। क्यों, क्योंकि सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए कोटि क्या निकल के आने वाली है, शून्य निकल के आने वाली है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं आणविकता। तो सर इसकी आणविकता होगी क्या, बिल्कुल मेरे भाई, इसकी जो आणविकता होगी ना वो होगी। आणविकता क्या होती है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या। तो बताओ कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक N2 और एक H2। कितने अणु भाग ले रहे हैं, दो। तो आणविकता आपकी कितनी आ गई, दो। तो देखो आप, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, इस अभिक्रिया के लिए दोनों अलग अलग हैं। आणविकता 2 आ गई है, कोटि आ गई है 0। समझ में आपको आया, समझ में आपको आया, कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं ना। चलो मैं दूसरा एग्जांपल और आपको समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये लिखा है दोस्तों C12H
22O11, जो जिसको आप जानते हो, जो किसका सूत्र है, शक्कर का सूत्र है। किसका सूत्र है, शक्कर। और आप बहुत अच्छे से ये तो जानते हो कि शक्कर जो है ना वो ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस। मतलब शक्कर जो है ना सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड। यदि इस शक्कर में मेरे भाई जल मिला दें, क्या मिला दें, जल, और जल आपको पता है लिक्विड होता है। क्या मिला दें, जल, तो आपको पता है शक्कर का वियोजन हो जाता है। शक्कर का वियोजन, तो शक्कर का वियोजन हो जाता है C6H12O6 और C6H12O6, मतलब ये आपका एक बन जाता है ग्लूकोज। आपको ने देखा ही होगा मेरे भाई, जो ग्लूकोज होता है वो ठोस होता है। ग्लूकोज कैसा होता है, ठोस होता है। और यहाँ से एक बन जाता है फ्रक्टोज। क्या बन जाता है, फ्रक्टोज। तो आपको पता है दोस्तों फ्रक्टोज भी क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणु सेम होते हैं, केवल इनकी संरचनाओं में अंतर होता है। देखो दोनों के सूत्र समान दिख रहे हैं ना, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सूत्र दोनों के समान होते हैं, बस संरचना में अंतर होता है। तो जो आपका ग्लूकोज होता है ये भी सॉलिड होता है, और फ्रक्टोज होता है ये भी सॉलिड होता है। एक बात याद रखना, सबसे मीठी शक्कर कहलाती है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे मीठी शक्कर, सबसे मीठी शक्कर क्या है, तो आप आंसर दे देना भाई फ्रक्टोज। ध्यान रखना, जो फ्रक्टोज है सबसे मीठी शक्कर के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपका ग्लूकोज भी सॉलिड है, फ्रक्टोज भी सॉलिड है, और यहाँ ये भी सॉलिड है। तो आप बताओ यहाँ पर इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि सर आणविकता इसकी 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। एक आपका ये वाला अणु और एक आपका ये वाला अणु। कितने अणु भाग ले रहा है यहाँ पर भाई, 2 अणु भाग ले रहा है। तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट अगर कोटि की बात करें, क्या बात भाई कोटि की बात करें, तो कोटि बताओ कितनी होगी। तो देखो इधर क्या बोलो, इस अणु के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। अगर सांद्रण में परिवर्तन होगा तो अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी। ध्यान रखना, आप देखो यह सॉलिड है, ये यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड, यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड 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 दोनों क्या है, सॉलिड हैं। दोनों क्या है मेरे भाई, सॉलिड है। मतलब सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं है। सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं है। सांद्रण में परिवर्तन होता तो अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सांद्रण में परिवर्तन नहीं है। बट देखो ये आपका लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। और लिक्विड किस में परिवर्तित हो गया, सॉलिड में। लिक्विड किस में परिवर्तित हो गया, सॉलिड में। देखो यहाँ पर इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये लिक्विड था और बना क्या, सॉलिड। यहाँ सॉलिड था, बना क्या, सॉलिड। सॉलिड था, सॉलिड बना। लिक्विड था, सॉलिड बना। अब लिक्विड सॉलिड बन गया, मतलब इसके सांद्रण में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। तो केवल इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बदल गया। लेकिन इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं, क्योंकि लिक्विड सॉलिड था, सॉलिड है। क्लियर। तो केवल इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कोटि आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 1। तो देखो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों अलग अलग हैं। मतलब ये जो आपको समीकरण दिख रहा है, ये अभिक्रिया दिख रही है, ये छद्म कोटि की अभिक्रिया है। इसकी भी आणविकता और कोटि अलग अलग है, मतलब ये भी क्या है मेरे भाई, छद्म कोटि की अभिक्रिया है। तो क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया कि छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों अलग अलग होती हैं, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम जो पढ़ते हैं ना, उसका नाम है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल मतलब, आयु काल का मतलब जानते हो दोस्तों, पहले तो यहाँ समझो। अर्ध का मतलब क्या होता है, अर्ध का मतलब आप जानते हो आधा। अर्ध का मतलब आप जानते हो क्या होता है, आधा। और आयु काल का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई आयु काल का मतलब होता है समय। ठीक है, अर्ध का मतलब आधा, आयु काल का मतलब समय, मतलब ये आधा समय है। क्या है भाई, आधा समय है। कौन सा समय है, आधा समय है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अर्ध आयु काल क्या है, आधा समय। अर्ध का मतलब आधा, आयु काल का मतलब समय, मतलब आधा समय। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ समझो एक चीज को। यहाँ पर मेरे पास दोस्तों ये दूध है। क्या है, दूध है। तो आप ये बताओ दूध जो है ना वो दही कितने घंटे में बनेगा। तो आप बोल दोगे सर दूध से दही मैंने मान लिया दोस्तों 4 घंटे में बनेगा। कितने घंटे में बनेगा, 4 घंटे में। दूध से दही 4 से 5 घंटे में बन ही जाता है। तो मान लेते हैं जो दूध है, इस दूध से जो दही है ना वो कितने घंटे में बन गया, 4 घंटे में बन गया। कितने घंटे में बन गया, 4 घंटे में बन गया। अब मैं बताऊं, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये दूध से मतलब पूरा दूध 4 घंटे में दही में परिवर्तित होगा, तो मैं यदि आपसे बोल दूं कि बताओ 2 घंटे में कितना दूध दही में परिवर्तित होगा।
कितना दूध दही में परिवर्तित होगा? तो आप कहोगे सर 2 घंटे में आधा दूध दही में परिवर्तित होगा। जैसे मान के चलो ये 2 किलो दूध है। कितना किलो दूध है? 2 किलो दूध है। तो 4 घंटे में, कितने घंटे में? 4 घंटे में 2 ही किलो क्या बन गया? दही बन गया। क्या बन गया? दही बन गया। और मैंने यदि आपसे पूछा कि बताओ भाई 2 घंटे में कितना दूध दही में परिवर्तित हो पाएगा, तो आप ये बोलोगे सर 2 घंटे में केवल 1 केजी दूध दही में परिवर्तित हो पाएगा। ठीक है, 1 केजी दूध दही में परिवर्तित हो पाएगा और 1 केजी क्या होगा? बचा रहेगा, क्योंकि आधा दूध तो दही में परिवर्तित हो जाएगा और आधा दूध बचा रहेगा। क्योंकि समय हमने कितना दिया? आधा दिया और आधा समय दिया, इसलिए जो अभिक्रिया है वो आधी पूर्ण हो पाई। कौन सी पूर्ण हो पाई? आधी पूर्ण हो पाई। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? मैं बोल रहा हूं 2 किलो दूध 4 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर मैंने 4 घंटे समय नहीं दिया, मैंने समय कितना दिया? 2 घंटे दिया, तो 2 घंटे में क्या होगा? 2 घंटे में मेरे भाई आधा दूध, कितना दूध? आधा दूध दही में परिवर्तित होगा। क्योंकि मैंने समय आधा कर दिया, तो अभिक्रिया है जो वो भी आधी पूर्ण होगी। कैसी पूर्ण होगी मेरे भाई? आधी पूर्ण होगी। तो ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से। ठीक है, अर्धायु काल क्या है? आधा समय है। और कौन सा समय है अर्धायु काल? अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है। मतलब आधी पूर्ण होती है, पूरी पूर्ण नहीं, आधी पूर्ण होती है, आधी बची रहती है। ठीक है, आधी पूर्ण होती है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना कि इसे T1/2 से व्यक्त करते हैं, T1/2 से व्यक्त करते हैं, याद रखना। ठीक है, इसमें मतलब किसमें? अर्धायुकाल में। इसमें मतलब किसमें? अर्धायुकाल में। इसमें अभिक्रिया कितनी? पूरी अभिक्रिया कितने परसेंट होती है? 100%। अब यह इसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो इसमें अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है। कितने परसेंट पूर्ण होती है भाई? 50% पूर्ण होती है। तो इसके बाद इसको और अपनी कॉपी में ऐड कर लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अर्धायु काल क्या है? आधा समय है। और कौन सा समय है? जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, आधी बची रहती है, आधी पूर्ण होती है, वो समय अर्धायु काल कहलाता है। क्लियर हो गया? एक परिभाषा। अगर दोस्तों दूसरी परिभाषा की बात करें तो देखो दोस्तों, आप ये बताओ, पहले आपका दूध कितना था? 2 किलो। आधे समय में ये दूध कितना बचा? प्रारंभिक जो दूध था उस दूध का कितना बचा? आधा बचा। पहले 2 किलो था तो आधे समय में कितना बचा? 1 किलो बचा। यदि प्रारंभ में कितना होता? 4 किलो होता, तो आधे समय में कितना बचता? 2 किलो बचता। मतलब यहाँ पर जो भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता थी, वो प्रारंभिक सांद्रता अर्ध आयु काल में, मतलब आधे समय में क्या हो गई? आधी हो गई ना? हो गई ना? बोलो, हो गई ना? तो बोलो, सही बात है कि नहीं? आधा समय लगा तो सांद्रता भी क्या हो गई? आधी थी। पहले सांद्रता मान ली 2 किलो थी, तो आधे समय में कितनी बची? 1 किलो, क्योंकि आधा दही में हो गया परिवर्तित। आधा दूध दही में, पहले 2 किलो दूध था, लेकिन आधे समय में आधा दूध दही में परिवर्तित हो गया। अब आधा बचा, 1 किलो बचा। कितना बचा? 1 किलो बचा। समझ गए ना? तो दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी बचती है। जो प्रारंभ में होती है सांद्रता, उसकी कितनी बचती है? आधी बचती है। उसे हम बोलते हैं अर्धायु काल। जैसे मान के चलो प्रारंभ में सांद्रता कितनी है? प्रारंभ में सांद्रता कितनी है? 10 किलो। तो अर्धायु काल में कितनी बचेगी? 5 किलो बचेगी। कितनी बचेगी? 5 किलो बचेगी। प्रारंभ में सांद्रता A है, तो अर्धायु काल में आधी, मतलब A/2 बचेगी। प्रारंभ में सांद्रता X है, तो अर्धायु काल में क्या बचेगी? X/2 बचेगी। समझ गए ना? तो इस चीज को भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो आगे हमारे जो टॉपिक आने वाले हैं वो इनसे संबंधित रहेंगे।
ठीक है। तो अर्ध आयुकाल को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनसे संबंधित हमारे आगे के जो टॉपिक होंगे वो होंगे। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लेना मेरे भाई। और अगली वीडियो में कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।